नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। फिर थर्ड पार्ट पे आइए तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हम इस इक्वेशन में इस पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो इक्वेशंस होती है, केमिकल इक्वेशंस, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। हम जानने की कोशिश करेंगे जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया Mg थी, Mg प्लस O2, है ना, ये, और इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, MgO। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं है। इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, मैंने बताया आपको। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये आपको क्या हो गई, अब इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये कौन सी मेथड है? ये है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आपसे कोई सी भी पूछेंगे कौन सी इक्वेशन से हम कौन सी मेथड से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो वो कौन सी इक्वेशन है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे, और अब आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, चीज़ों को लिखना आना चाहिए, है ना। वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके मोलिक्यूल को, उसके पार्टिकल को। आपको देखो, जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है या एटम है, उसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, अलग हो गया। देखो, जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके नंबर काउंट करने आने चाहिए, सबसे पहले आप जिंक को क्या कर दो, बॉक्स कर दो, इस कंपाउंड को भी बॉक्स कर दो, फिर इस कंपाउंड को बॉक्स कर दो, फिर इस कंपाउंड को बॉक्स कर दो। अब आपने क्या किया, सभी कंपाउंड को क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया। दूसरे बात, आप क्या करो, एक टेबल बना लो। जैसे ये टेबल बनाया हुआ है, जिंक है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना, 4 चीज़ें हैं। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये 4 चीज़ें। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखना है आपको, जिंक कितने हैं, 1 है तो 1 लिख दिया। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। नहीं सॉरी, सल्फर कितना, 1 है तो 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में जाना है, जिंक कितना है, 1 है, और एस कितना है, 1 है, तो एस भी इसमें कितना है, तो एस ये रहा, ये 1 हो गया आपका। और फिर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन नीचे 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो मतलब ये इक्वेशन तो क्या हो गई, एकदम बैलेंस्ड है। तो ये इस इक्वेशन में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी उसको कैसे बैलेंस किया जाता है हीट एंड ट्रायल की मेथड से। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा, तो इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है ये वीडियो। आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आपने क्या किया, दूसरी इक्वेशन ले ली। दूसरी इक्वेशन जैसे क्या है, Fe को, आयरन को रिएक्शन किया मैंने वाटर के साथ, Fe प्लस वाटर, मतलब वाटर वेपर, कुछ भी हो सकता है, स्टीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें अभी पता नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो आयरन को, Fe को रिएक्ट कर दिया मैंने H2O के साथ, तो हमारा क्या बन गया, Fe3O4H2। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे तो टोटली अलग होंगे। Fe कितना है, इस लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। और राइट हैंड साइड में जाओगे, प्रोडक्ट साइड में जाओगे तो Fe कितना है, 3 है, और O कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ये सारे तो डिफरेंट है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है ना। सभी जितने भी एटम और मॉलिक्यूल हैं सब पे क्या कर देना है, बॉक्स बना दिया आपने। अब आपने बॉक्स बना दिया, अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये टेबल बना लेना है। राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट का और जो रिएक्टेंट साइड है उसको, और प्रोडक्ट साइड उसके भी, उसका टेबल अलग बना दो आप, है ना। सभी के एटम लिखने हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं पहले रिएक्टेंट साइड में कि Fe कितना है, 1 है आपका, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है आपका, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है आपकी। ये आपने देख लिया। अब हम राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो Fe कितना है आपके पास, 3 है ना, यहाँ पे 1 था, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ये ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा,
हीट एंड ट्रायल की मेथड से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ आपको। अब हम आ जाएंगे स्टेप थर्ड। इनिशियली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका H2O है, एक मिनट देखो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2O है ना, उसको 4 से आगे आप देखो, किसी भी एटम को ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप आगे ही लिख सकते हो, आपको जितना लिखना होगा वो आगे लिख सकते हो, पीछे कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपने क्या किया, Fe था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो मुझे ऑक्सीजन को 4 बनाना है। तो मैं H2 के आगे, H2O के आगे क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना, हाइड्रोजन तो 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गई, है ना। अब दूसरा फोर्थ स्टेप में हम जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक बार इसको ऐसे ही करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास क्या है, Fe प्लस H2O, आपके पास क्या मिला हुआ है प्रोडक्ट साइड में, Fe3O, एक मिनट तो O3O4 प्लस H2 ये आपको मिला हुआ है। तो आप पहले स्टेप में क्या कर रहे हो, तो Fe को ऐसे का ऐसा लिख दिया, आपने क्या कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर आपको क्या मिल गया, Fe3O4 प्लस H2। इसके बाद आप क्या करोगे, ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को जो है ना यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो क्या हो गया, H2 मतलब कितना हो गया, 8। तो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन कैसे हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O, आपका क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपका हो गया, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास बचे कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बचा कितना, यहाँ पे Fe कितना होना चाहिए आपका, 3 होना चाहिए। तो सिंपल आगे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जो आप कर रहे हो वो उस चीज़ें आप क्या करते चले जाओ, लिखते चले जाओ। तो आप एंड में देखोगे कि आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, लास्ट में इन्होंने क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, तो बस ये फाइनली आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो आपने कौन सी मेथड से इसको बैलेंस किया, तो बेटा ये देखो हीट एंड ट्रायल मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपने इक्वेशन कंप्लीट कर दी उसके बाद क्या करना है, देखो जो भी है चीज़ें आपको क्या करनी है, सिम्बोलिकली जो भी आपने ऊपर लिखे सिंबल्स उनको फिजिकल स्टेट में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। जो हाइड्रोजन और H2O लिखा है वो किस फॉर्म में, गैस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, क्योंकि ये H2O तो तीनों स्टेट में मिलता है हमें, तो कौन सी स्टेट में हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। केयरफुली एग्जामाइन द अबाउ बैलेंस इक्वेशन। डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे देखो, आपको क्या फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल रहा है, वो कौन सी स्टेट में है, तो नहीं पता चल रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर आपको समझना होगा। देखो, टेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, इन्फॉर्मेशन के साथ उसको ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट मेंशन करना पड़ेगा हर एक केमिकल के साथ। ये आपको पता चल गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद जैसे कौन कौन सी स्टेट में होते हैं, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना, ये तीन स्टेट होती है। और एक होता है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन वाटर के साथ बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन वाटर के साथ बन रहा है आपको उसे क्या बोलना है, एक्वा सॉल्यूशन। अब हम
यहाँ पे आते देखते हैं, जैसे आयरन वो कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, है ना। आयरन जो है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और वाटर यहाँ पे हमने कौन सी स्टेट में लिया हुआ है, गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में। अब आपको क्लियर हुआ। और जो आयरन, जो फेरस ऑक्साइड है आपका, वो किस में है, आपका सॉलिड स्टेट में है। और हाइड्रोजन किस में होता है, ऑब्वियसली गैसीय स्टेट में होता है। नोट द सिंबल जी इज यूज फॉर द H2O, इंडिकेट द वाटर जो है वो क्या है, आपका वेपर की फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में, ये आपको पता चल गया। तो यूजुअली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। वैसे तो हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो हमें मेंशन करना ही पड़ता है। सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज अ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अब कुछ रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, और उसके लिए कुछ कैटलिस्ट होते हैं, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। अभी इक्वेशन पूरी नहीं हुई है आपकी, है ना। आपने सोचा इतना लिख के पूरा हो गया, नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो रिक्वायर्ड होता है वो भी लिखना पड़ता है। फॉर दिस रिएक्शन इंडिकेट अबव और बिलो द एरो, या आप एरो, जो आपको एरो दिया हुआ है ना बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, आप इसके ऊपर लिख दो या तो फिर इसके नीचे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो। तो आपको ये लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखना पड़ता है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना था, 340 ATM। तो ये क्या बन गया, मिथेन अल्कोहल, ये आपका बन गया। अब मिथाइल अल्कोहल, ये आपका बन गया ना। अब हम देखेंगे जैसे जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की भी क्या होनी चाहिए, उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया, और कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लोरोफिल में। तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपकी बाहर निकलती है। तो ये आपकी क्या हो गया बेटा, कैटलिस्ट। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, या जो भी आपको कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, ये सारे क्या हो गए, कैटलिस्ट। ऊपर या नीचे कहीं पे भी आपको लिखने ही पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। अब ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है, आप इसको ट्राई सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको एक अलग सी वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ ये सारे पार्ट्स केयरफुली देखिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।